दोस्तों जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं आपको देखिएगा यहाँ पर DMRC के यहाँ पर जो है रेल कॉरपोरेशन के जो है आपको पेपर हल करा रहा हूँ। और इसमें आपको याद रखना कि 21/2/2020 का पेपर है, मतलब 21 फरवरी 2020 का अपडेट पेपर है। 9 से लेकर 10:30 की शिफ्ट में पेपर हुआ था। मेंटेनर फीटर ट्रेड का पेपर है, ये किसका है? फीटर ट्रेड का। तो याद रखिएगा ये जो पेपर मैं हल कराने जा रहा हूँ ये DMRC का है और आपको फीटर ट्रेड का पेपर हल करा रहा हूँ, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये दोस्तों जो अभी यूपी में जो उत्पादन की वैकेंसी आई है तो वो आपके लिए बहुत ही कारगर होगी, उसके लिए बहुत यूज़फुल होगा ये। तो देखते हैं आगे इसी क्रम में। याद होगा आपको मैंने यहाँ पर जो है फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड 3 पार्ट आपको दो ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं। 15 15 15 मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। अगला जो है अपन स्टार्ट करेंगे आज यहाँ पर 46 से, है ना अगला, क्योंकि 15 15 के मैंने बनाए, टोटल 75 क्वेश्चन आए थे जो याद है आपको। तो अपन आगे चलते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, तो लीजिएगा आपका क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ये रहा 46 नंबर का। तो 46 नंबर से स्टार्ट करते हैं के मिश्रण का उपयोग सामान्यतः कर्तन द्रव मतलब कटिंग फ्लूइड्स के रूप में किया जाता है। तो याद रखना है इसमें पेट्रोलियम और जेली का उपयोग नहीं करते हैं यहाँ पर कटिंग के लिए, कर्तन द्रव के लिए। ग्रेफाइट और पाउडर का भी उपयोग नहीं करते हैं। ग्रीस और जल का भी उपयोग नहीं करते हैं। विलेय तेल और जल, विलेय तेल का मतलब आपको समझना, इसका उपयोग करते हैं। सबसे पहले इसको समझिएगा विलेय तेल का मतलब क्या होता है। एक तो होता है लॉर्ड ऑयल। क्या होता है? लॉर्ड ऑयल। ऑयल अगर बात करते हैं तो लॉर्ड ऑयल हो या फिर यहाँ पर जो है लॉर्ड ऑयल की जगह क्या आ सकता है अपने यहाँ पर? सोल्यूबल ऑयल। क्या आता है? सोल्यूबल ऑयल। ये दोनों के साथ में अगर यहाँ जल मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए? जल। तो यहाँ पर जो है ये तैयार जो होगा ये आपका क्या कहलाएगा? यहाँ ये विलेय कला गया और यहाँ पर और ये जल कला गया और इनसे मिलकर के तो यहाँ यूँ समझिएगा ये रहा लॉर्ड ऑयल। या फिर इसी को बोल सकते हैं सोल्यूबल, जरूरी नहीं है यहाँ पर सोल्यूबल भी आ सकता, सोल्यूबल। और इसमें अपन जल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? जल, H2SO4। ठीक है, जल मिला दी। अब यहाँ लोड ऑयल का अनुपात 1 रहेगा और सोलिब ऑयल का रहेगा यहाँ पर 20। तो लोड ऑयल और सोलिबल ऑयल का अनुपात 1:20 होता है, याद रखना। तो जल की मात्रा ज़्यादा रहेगी जो कि सफ़ेद रंग का अपन को प्राप्त होता है, जो कटिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फैक्ट्री लेवल पर इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला। तो यहाँ पर ये रहा 47 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्लियर कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्लियर किया 47, किस प्रकार की वेल्डिंग रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है। मतलब उसका नाम बताना है जिसमें वेल्डिंग रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है। तो मिग में रासायनिक अभिक्रिया के कारण नहीं होती है मिग, क्योंकि इसमें मेटल इनर्ट होता है। तो इसका फुल फॉर्म होती है मेटल, याद रखना एग्जाम आता है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, ये आपका ध्यान रखना। इसमें तो इसकी फुल फॉर्म है, तो इसमें मेटल इनर्ट मतलब मेटल का प्रयोग किया जाता है। गैस इनर्ट गैस, कौन सी गैस? इनर्ट गैस प्रयोग में लाई जाती है। तो ये याद रखना, मतलब अक्रिय गैस प्रयोग में लाई जाती है। प्लाज्मा आर्क में मैं किधर आर्क वेल्डिंग है, ये कौन सी है? पहली बात तो कौन सी वेल्डिंग? आर्क। लेकिन किसका प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर? प्लाज्मा का। किसका प्रयोग कर रहे हैं? प्लाज्मा का आर्क वेल्डिंग। तो प्लाज्मा आर्क में भी इसका यूज नहीं, यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। किस में होती है? तो फिर थर्मिट वेल्डिंग में। आपने देखा होगा रेलवे में पटरियों को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? पटरियों को जोड़ते हैं। तो पटरियों को जोड़ने के लिए, रेलवे में पटरियों को जोड़ने के लिए थर्मिट वेल्डिंग की जाती है। थर्मिट वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग का ही उदाहरण है। फ्यूजन का मतलब होता है गलन, और गलन वेल्डिंग के अंतर्गत आती है थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग को फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये आपका थर्मिट वेल्डिंग में आ गया। इसकी बात करते हैं तो ये रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो थर्मिट वेल्डिंग। और ये जो वेल्डिंग होती है तो इसमें रासायनिक क्रिया
होती है। तो वेल्डिंग में रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है, तो बिल्कुल ये इसी के कारण होता है, तो आपका ये टर्मिट सही है। अब टिक क्या होता है, तो TIG मतलब टिक का मतलब होता है टंगस्टन। क्या, तो इसमें आपको देखिएगा यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि टंगस्टन किसकी बात करते हैं, टंगस्टन मतलब डब्लू किसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए टंगस्टन इनर्ट, मतलब फिर इनर्ट का मतलब यहाँ आर्गन प्रयोग करते हैं, इनर्ट में कोई भी अक्रिय गैस प्रयोग करते हैं, तो गैस वेल्डिंग, तो ये भी वही है। अब टंगस्टन इनर्ट, इसकी फुल फॉर्म रखना है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, यहाँ दोनों की फुल फॉर्म रखना, लेकिन दोनों में जो है एक चीज़ कॉमन आई, वो आई इनर्ट। क्या थी, इनर्ट का मतलब होता अक्रिय, क्या होता अक्रिय। और अक्रिय जब प्रयोग में आई है यहाँ, तो आप समझ सकते हो इससे कि अक्रिय गैस होती है इनर्ट वाली, और इनर्ट आपको यहाँ पर क्लियर साफ साफ दिखाई दे रही है। तो ये इनर्ट अक्रिय गैसों के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत, अक्रिय गैसों के अंतर्गत आ रही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला रहा, ये 48 नंबर का, यहाँ पर ये रहा, का प्रयोग उन छिद्रों को ड्रिल करने के लिए किया जाता है जो वर्त पर समान दूरी पर स्थित हैं, जो वर्त पर समान दूरी पर स्थित है। तो किस प्रकार के, आपने एक तो नाम सुना होगा जिग का। अब जिग क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये है। तो जिग के द्वारा किसी भी जॉब को क्लैंप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्लैंप, और साथ में उसको क्या कर सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं। लेकिन एक और होता है जिसको बोलते हैं अपन यहाँ पर फिक्सर, क्या बोलते हैं, फिक्सर। फिक्सर के द्वारा केवल जॉब को क्या कर सकते हैं, क्लैंप कर सकते हैं। ये तो आपको सरल लैंग्वेज में मैंने बता दी, लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये नहीं है। यहाँ तो क्वेश्चन है कि जो कौन सा यहाँ पर उन छिद्रों को ड्रिल करने के लिए किया जाता है जो वर्त के रूप में समान दूरी पर स्थित हो। तो उसके लिए आता है इंडक्सिंग ड्रिल जिग, यहाँ पर ड्रिल करने के लिए प्रयोग में आया। तो स्वाभाविक बात है कि आपको एक बात तो सोच ही लेनी कि किसका यूज होगा ड्रिल के लिए, तो ड्रिल का। तो छिद्रों को ड्रिल करने के लिए तो ड्रिल जिग का तो प्रयोग करोगे, नाम जैसा काम, तो इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। फिर भी मैं आपको पूरों का बता देता हूँ विस्तार से, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बॉक्स जिग का यूज कहाँ करोगे, तो देखिएगा इसे टम्बलर जिग के नाम से भी जानते हैं, इसके टम्बलर जिग के नाम से भी जाना जाता है। तो टम्बलर जिग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो याद रखना, पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता है कि इसको टम्बलर जिग के नाम से किसको जाना जाता है, तो बॉक्स जिग को टम्बलर बॉक्स के, इसके द्वारा जॉब पर किसी भी कोण में ड्रिल को सेट किया जा सकता है, किसी भी एनी एंगल। यहाँ पर टम्बलर के द्वारा या बॉक्स के द्वारा किसी भी कोण में, यहाँ पर कोण में, इसके द्वारा किसी भी जॉब पर, यहाँ पर किसी भी जॉब पर किसी भी कोण में सेट किया जा सकता है ड्रिल को, किसको, ड्रिल को। तो ये बात आपको याद रखनी है। आपको कोई कन्फ्यूजन हो, नोट्स बनाने हो, तो आपको जैसे मैं लैंग्वेज बोलता हूँ उस तरह को पूरा लिख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चैनल जिग। चैनल का क्या होगा। अब चैनल के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। इसमें जॉब के ऊपर जिग को उल्टा करके रखा जाता है। इसमें जॉब के ऊपर जो है ना, जिग को क्या करते हैं, उल्टा करके रखा जाता है। क्या करता, उल्टा करके रखा जाता है, ठीक है, उल्टा करके रखा जाता है। और जब जॉब निश्चित स्थान पर लोकेट हो जाता है, क्या होता है, तो जॉब, इस केस में क्या होता है कि जॉब है ना, निश्चित स्थान पर जब लॉक्ड हो जाता है, तो फिर ये कार्य करना शुरू कर देता। तो इसका कार्य केवल को लॉक करना ही, अर्थात क्लैंप करने का ही तो होगा, साथ साथ में इसको गाइड भी करता है। क्या करता है, गाइड भी करेगा। अच्छा, एक बात, ये इंडक्शन वाला मैंने बताया था, इंडक्शन ड्रिल, तो इसका तो यूज अपन ने देख लिया कि उन छिद्रों को ड्रिल करने के लिए किया जाता है जो एक वर्त पर समान दूरी पर स्थित है। ये वर्त है, लेकिन ये समान दूरी पर ड्रिल करना है, तो इसको, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो एक वर्त पर समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान। अब ट्रम्बलर वाला बचा है यहाँ पर, तो ट्रम्बलर जिग किसे कहते हैं, ट्रम्बलर का मतलब क्या होगा, ट्रम्बलर जिग। तो देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं, तो इसके देखिएगा यहाँ बात करते हैं, तो इसके द्वारा किसी भी बॉक्स के द्वारा किसी भी कोण में ड्रिल को सेट किया जा सकता है, किसी भी कोण में। देखिएगा यहाँ पर इसके द्वारा किसी भी कोण में ड्रिल को ड्रिल किया जा सकता है, मतलब इसकी सहायता से जो ड्रिल किया जा सकता है। यहाँ पर किसी भी कोण में, एंगल का कोई विशेष ध्यान नहीं देने वाली
बात है, क्योंकि सबके लिए यूजफुल होगा। तो 49 की बात करते हैं। तो 49 पर अक्षीय बीरिंग मतलब एक्सल और रेडियल मतलब त्रिज्यीय दोनों प्रकार का भार वहन कर सकता है। तो कौन सा ऐसा बीरिंग है जो दोनों प्रकार का भार वहन कर सकता है? तो नाम है यहाँ पर अक्षीय, तो इसका मतलब एंगुलर सीधा सीधा हो गया। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग जो है यहाँ पर कोणीय संपर्क बॉल बियरिंग इसके लिए बहुत ही उपयोगी है, जो कि यहाँ पर त्रिज्यीय और अक्षीय दोनों प्रकार के भार को वहन आसानी से कर सकता है। याद रखना, प्रणोद थ्रस्ट रेडियल इनके द्वारा ये भार वहन नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा ये बात, क्लियर। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हो बॉल में, तो अपन जानते हैं कि बॉल प्रयोग में लाई जाती है, याद रखो। और थ्रस्ट की बात करते हैं तो ऊर्ध्वाधर भार सहन करता है। अगर थ्रस्ट की बात करते हैं कि थ्रस्ट में कौन सा होगा, तो ऊर्ध्वाधर जो है भार को वहन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, थ्रस्ट बीरिंग का। अब आके नीडल की आपको पूछ ले कि नीडल क्या है, तो बहुत अधिक भार वहन करना है, तो बहुत अधिक अगर भार वहन करना तो उसके लिए जो है नीडल का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत अधिक भार वहन के लिए नीडल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखना। अब रेडियल जो है जनरल बियरिंग भी कहते हैं इसको, जनरल बियरिंग के नाम से भी जानते हैं इसको। तो ये जनरल बियरिंग के नाम से भी जाना जाता है रेडियल बियरिंग को। और घूमती हुई शाफ्ट को गाइड करने हैं तो इसका जो है यहाँ पर और देखिएगा यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो क्या होता है कि घूमती हुई शाफ्ट, क्या है? घूमती हुई शाफ्ट को गाइड करने, कोई शाफ्ट है जो घूम रही है उसको क्या करना है? गाइड करना है। गाइड करने हेतु तो यार भार सीधा बियरिंग पर पड़ता है। इसमें भार जो होता है सीधा किस पर पड़ता है? यहाँ पर बियरिंग पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? बियरिंग पर पड़ता है। चलिए, ये बात क्लियर होगी आपको। मैं यहाँ पर एक एक चीज़ को क्लियर और स्पष्ट बता रहा हूँ जिससे कि आपको कोई समस्या ना आए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। अब किसी भी ड्राइंग में एक विमा को 22 प्लस माइनस छूट दे रखी है, पॉइंट जो है 0.01 mm मतलब माइक्रोमीटर लिस्ट काउंट के बराबर दर्शाया गया है। तो सहिता का मतलब टॉलरेंस ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है टॉलरेंस ज्ञात करना। सबसे पहले इसमें टॉलरेंस जब भी ज्ञात कर सकते हो जब आपको टॉलरेंस की परिभाषा हो। हाई लिमिट और लो लिमिट का जो अंतर है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ टॉलरेंस बोलते हैं। हाई लिमिट और लो लिमिट का जो अंतर है उसको टॉलरेंस कहा जाता है। उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर जो है आपका क्या कहलाता है? टॉलरेंस कहलाता है। अब इसमें कितना होगा, तो जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को या तो जोड़ दो, है ना, दोनों को जोड़ दो। तो प्लस में आपके ये मान लीजिए, इसको मैं प्लस ही मान लेता हूँ, तो यहाँ माइनस मान ले। अब यहाँ पर दोनों को क्या करते हैं, इतनी इधर माइनस होगी इतनी प्लस होगी, तो दोनों को क्या कर देंगे? द प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.02 mm, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ये रहा आपका 0.02 जो कि वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट के बराबर हो गया। चलिए, और तरीका भी है इसका, तो कैसे है? अब मान लीजिए 20 दे रखा, क्या दे रखा, इसमें सुनो बात को, देखो कैसे क्या दे रखा, इसको क्लियर कीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ जिससे कि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए, इसका बात करते हैं। तो हाई लिमिट और लो लिमिट का अंतर मैंने बताया, हाई लिमिट और लो लिमिट का अंतर। तो इस चीज़ को क्लियर करते हैं तो कैसे होगा। तो हाई लिमिट मतलब 22, देखो यहाँ पर गौर से देखना, यहाँ पर बात समझना, है ना। हाई लिमिट और लो लिमिट का अंतर की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले देखिए ये है 22। अब 22 में ये जोड़ दूंगा मैं, यहाँ पर देखना कि 22 पॉइंट। अब जब इसमें अपन 0.01 जोड़ेंगे तो ये जोड़कर कितना हो जाएगा? 22.01, है ना, 22.01 ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये 22.01 हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको घटाना पड़े तो 22 में से यहाँ पर 0.1 घटाऊँगा तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर 21.99 ये बचेगा। तो 21.99, तो 21 पॉइंट यहाँ पर देखना 21.99। अब यहाँ पर 22 में से घटाना है तो 21.99 आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको अगर इसमें से घटाऊंगा तो 0.02 ही तो बचेगा ना। तो बात तो वही आई। तो वो सीधा तरीका था कि यहाँ पर क्या कर दो, इसको दोनों को जोड़ दो, जितनी भी वैल्यू आए, हाई लिमिट और लो लिमिट का अंतर यही होगा। तो इसमें 0.01 दोनों को जोड़ोगे तो 0.02 आपका ये टॉलरेंस आ जाएगी। तो इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन वाली जैसी बात नहीं थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहा अग्नि। देखिए, अग्निशामक यंत्र मतलब फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में गैस भरी होती है।
कौन सी गैस भरी होती है? तो यहाँ पर देखिएगा फायर एक्सटिंग्विशर में जो है गैस तो भरी होती है, लेकिन कौन सी भरी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ, यही इसमें आता है, जिससे जो कि आपको यहाँ पर क्लियर दे रखा है। तो इसमें यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। याद हो आपको तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको CTC भी भरी जाती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर आप जानते हो ये डी श्रेणी की आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मतलब इसके द्वारा जो है अपन कोई सी भी यहाँ आग को बुझा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अग्निशामक यंत्र का अगर बात कर रहे थे, और इसी में ही मैं आपको बता रहा हूँ हीलियम का उपयोग कहाँ करेंगे? तो गैस गुब्बारों में इसका यूज करेंगे। कहाँ करेंगे? गैस गुब्बारों में। गैस गुब्बारों में इसका यूज करेंगे। किस में? गैस गुब्बारों में इसका यूज किया जाएगा। और कहाँ करेंगे इसका यूज? चलिए, गैस गुब्बारों के अलावा अगर आपसे पूछे कि इसका यूज और कहाँ होगा, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको तो यहाँ पर हीलियम हो गया, वायुयान के टायरों में भी इसका यूज करते हैं। कहाँ? वायुयान के टायरों में, ठीक है, में भी इसका यूज करते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने बता ही दिया है ना, जिससे अपन छोड़ते हैं, है ना, छोड़ते हैं क्या? शोषण में जो छोड़ते हैं, तो वो क्या छोड़ते हैं अपन? CO2। क्या? CO2 ही तो छोड़ते हैं। तो ये छोड़ते भी है, याद होगा। चलिए, और इसमें जो है अपन सिलेंडर में यूज करते हैं अग्निशामक में, ठीक है। इसके बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये पला तत्व है जो कि प्रकृति में मिला था, ज्ञात तत्व था। अच्छा, गैस गुब्बारों में भी इसका यूज करते हैं, और ये हल्के होने के कारण जो है ना, यहाँ पर जो है गैस जो ऊपर तक उड़ती है, ये बात आपको ध्यान होगा, ठीक है। इसको ही अपन क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ ही रहा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अगला देखिएगा। तो अपन बात कर रहे थे इसी में ही, तो वायु की बात करते हैं। तो वायु जो है एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। अब आप कहोगे मिश्रण किसका है? तो मिश्रण में देखिएगा, अगर बात करते हैं तो अपने यहाँ N2 मतलब नाइट्रोजन का है 78% ना, O2 का, ऑक्सीजन का है 21% लगभग, ठीक है ना। यहाँ पर बात करते हैं तो CO2 की मात्रा भी इसमें पाई जाती है 0.03%, है ना। और अन्य की बात करते हैं तो अन्य में जो बचा है, अदर की अगर बात करते हैं तो अदर में बचा 0.97%, ठीक है, ये याद रखना। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे आता 54 नंबर का क्वेश्चन। तो 52 नंबर का, 52 की बात करते हैं। तो 52 क्या है कि का प्रयोग बेलनाकार छड़ का केंद्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं बेलनाकार छड़ का? तो आपको मैं बताता हूँ, माइक्रोमीटर का जो है, माइक्रोमीटर पेच मापी स्क्रू जब ये ऐसा है, ये है मान लीजिए स्क्रू, तो इसकी डेप्थ ज्ञात कर सकते हैं स्क्रू पेच मापी से, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से, है ना। यहाँ पर डेप्थ ज्ञात कर सकते हैं, इसकी पिच ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? पिच ज्ञात कर सकते हैं। इसका कोण ज्ञात कर सकते हैं। ये तो इसका मतलब है, इसके द्वारा तो अपन ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इसके द्वारा तो किसी भी चूड़ी की पिच, कोण और इसके अलावा गहराई को मापा जा सकता है। अब वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो है अपन क्या करते हैं, आउटसाइड या फिर इनसाइड जो है माप को मापा जा सकता है, या आउटसाइड या फिर इनसाइड, क्या इनसाइड माप को मापा जा सकता है। तो इनसाइड हो या फिर क्या हो, आउटसाइड हो, बाह्य हो, या है ना, यहाँ पर देखिएगा अंदरूनी माप हो, बाह्य हो, या फिर यहाँ पर एक और होती है इसके द्वारा जो है डेप्थ। क्या है? डेप्थ। तो 3 प्रकार की माप को मापा जा सकता है, इसलिए इसको मल्टी मेजरिंग टूल्स के अंतर्गत आता है। क्या था? 3 प्रकार की माप को इसके द्वारा मापा सकता है, आउटसाइड, इनसाइड और डेप्थ, गहराई। चलिए, और इसकी लिस्ट काउंट आपको अच्छी तरह से पता होगी, 0.02 mm और इसकी 0.01 mm, ठीक है, माइक्रोमीटर की, ठीक है। अब बात करते हैं बेवल परमापी। तो बेवल गेज के द्वारा तो ये तो जो है कोण मापता है। क्या मापता है? कोण। और ये गेज एक तरह से जो कोण मापने का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो सतह परमापी। परमापी का मतलब गेज होता है। तो सरफेस गेज ही है जिसके द्वारा किसी भी बेलनाकार जॉब है, ये क्या, देखिए मैं समझा भी देता हूँ आपको। ये कोई सिलेंड्रिकल जॉब है ना, ठीक है, आप समझना। सिलेंड्रिकल जॉब है, सरफेस गेज लिया अपन ने, यहाँ पर इससे क्या लगा लिया, यहाँ केंद्र बिंदु ज्ञात करना, सतह गेज है। तो यहाँ से इसके निशान लगाए, यहाँ पर इससे निशान लगाए, यहाँ पर इससे लगाए, तो ये सेंटर बिंदु ज्ञात हो गया। इस टाइप से जो है सेंटर बिंदु ज्ञात किया जाता है। तो आंसर बिल्कुल आपका सतह प्रमापी अर्थात सरफेस गेज बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। जब ऐसे स्थानों पर छोटे व्यास के पाइपों की लंबाई बहुत अधिक होती हैं जहां पाइपों का रोटेशन संभव नहीं है, वहां का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। किसका प्रयोग करके जोड़ते हैं? तो यहाँ ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी।
तो देखिए यहाँ पर जब ऐसे स्थानों पर अपन को क्या करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें, जब ऐसे स्थानों को छोटे व्यास के पाइपों की बहुत अधिक लंबाई हो और जहाँ पर पाइपों का रोटेशन संभव नहीं हो, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, तो किसके द्वारा उनको जोड़ते थे, यूनियन के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ते दोस्तों, यूनियन के द्वारा। यूनियन जॉइंट ही एकमात्र ऐसा है जहाँ पर क्या है, इसका यूज किया जाता। अब आपको होगी सर सारे के बारे में बता दो, तो युग्मक क्या होता, तो कपलर आप जानते होंगे। कपलर के बारे में, दो पाइपों को जोड़ने के लिए, किसके, दो पाइपों को जोड़ने के लिए जिसका यूज करते हैं, तो वो आपको यहाँ कपलर आता। क्या था, अब आपको होगी प्लेन जोड़ क्या होता, तो बिल्कुल प्लेन जोड़ दो लंबे पाइपों को जोड़ने के लिए, है ना, दो लंबे पाइपों को जोड़ने के लिए, दो लंबे पाइपों को जोड़ने हेतु, ठीक है, जोड़ने हेतु इसका यूज करते हैं, है ना। यहाँ पर वो पाइप कंट्रोल वाल्व के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यूनियन आप जानते हो, यूनियन का यूज मैंने आपको अभी बता दिया, जब दो ऐसे स्थान छोटे व्यास के पाइपों की लंबाई बहुत अधिक हो और जहाँ पाइपों का रोटेशन संभव हो, तो उसके लिए अपन यूनियन जोड़ का प्रयोग करते हैं। अब सॉकेट और स्पगोट जोड़ जो होता है, ये क्या होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो देखिए आ जाइए आप यहाँ पर। सॉकेट और स्पगोट का यूज का क्या, समान व्यास के, क्या हो कि समान व्यास के, ध्यान दीजिएगा, समान व्यास के पाइपों को, समान व्यास के पाइपों को पाइपों को पाइपों को दो टुकड़ों में, दो पाइपों के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए और उनकी पाइपों को जोड़ करके क्या है, लंबाई को बढ़ाना है। जोड़ने के बाद लंबाई तो बढ़ेगी, तो लंबाई बढ़ाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया कि इसका मतलब ये है कि समान व्यास के पाइपों को दो टुकड़ों में आपस में जोड़कर पाइप की लंबाई बढ़ाने हेतु जो है सॉकेट या स्पैगोट जोड़ का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। चलिए ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 54 की बात करते हैं, तो ये रहा, निम्न में से कौन सा सत्य है, तो इसमें से जो बात सत्य लगे उस पर ध्यान दीजिएगा। क्रॉस बेल्ट ड्राइव इस टाइप की होती है, आपको मैं नॉलेज के तौर पर बता दूं, इस टाइप की यहाँ पर बीच में जो है वो लगी रहती है पुली, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में चालक पुली, ड्राइवर पुली, ठीक है, और चालित पुली, ड्रिवन पुली समान दिशा में घूमती तो संभव ही नहीं, ये यहाँ पर लगी हुई है और इसी के ऊपर ये बेल्ट ड्राइव लगी हुई है, चालक पुली। तो ये जो अगर क्लॉकवाइज में घूमेगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगी, तो ये संभव ही नहीं, तो ये गलत है। तो पहला तो बिल्कुल सत्य नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। अब दूसरा कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव में चालक पुली तथा चालित पुली विपरीत दिशा में घूमती, तो अभी यही बताया मैंने कि विपरीत दिशा में घूमती थी, एक क्लॉक में तो एक एंटी क्लॉक में, तो विपरीत हुआ कि नहीं हुआ, तो विपरीत में, बिल्कुल ये दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा क्या कर रहा है देखिएगा, ये भी चेक कर लेते हैं। तीसरा है कि यहाँ पर देखा फ्लैट बेल्ट ड्राइव में कसाव की तरफ बेल्ट के तनाव और ढीलेपन की तरफ बेल्ट का अनुपात हमेशा एक बराबर होता, तो संभव ही नहीं। तो अनुपात अगर रहेगा टाइट और ढीले के बराबर, तो ये तो संभव ही नहीं है, ठीक है। समान पुली के व्यास और समान केंद्र के लिए क्रॉस बेल्ट ड्राइव की लंबाई समान ओपन बेल्ट ड्राइव की लंबाई की तुलना में कम होती नहीं, भाई कम नहीं होती है, अधिक होती है, संभव ही नहीं, ठीक है, अधिक होती, क्या होती है, अधिक। अच्छा बात समझ गया, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके 55, दो संयुग्मी हिस्सों में मैचिंग पार्ट्सों के बीच अर्थात गैप अर्थात क्लियरेंस को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्लियरेंस चेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो फीलर गेज। दो मैचिंग पार्ट्सों के बीच गैप चेक करने के लिए फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। याद होगा आपको, इस टाइप से बना रहता, पतला 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 पतला, बहुत सारे होते हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पर ये फीलर गेज होता है जो कि मैचिंग पार्ट्सों के बीच गैप चेक करना, या फिर यहाँ यूँ हो गया कि कोई जॉब बनाया आपने और जॉब में ये दो पार्ट्स है, इसके बीच में इसको जो दूसरा डाल रहे हैं अपन, तो इसके बीच में गैप चेक करना, या फिर ये देखो आप, इस तरह से भी हो सकता है। ये सिलेंडर है आपका और यहाँ पर ये पिस्टन है ना, इसमें पिस्टन और सिलेंडर के बीच का गैप चेक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना किसका प्रयोग करेंगे यहाँ, तो मैचिंग पार्ट्सों के बीच गैप चेक करने के लिए फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। गो और नॉट गो जो है आपके यहाँ पर, एक तो स्नैप गेज में लिखा रहता है, किसमें, स्नैप में, और एक और स्नैप के अलावा आता है जिसमें गो और नॉट गो लिखा रहता है, याद होगा आपको, नहीं हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हो यहाँ पर प्लग गेज,
प्लग गेज और स्नैप गेज में गो और नॉट गो लिखा रहता। गो का मतलब जिसमें भाग चला जाना चाहिए तो ओके है, और जिसमें नहीं जाता है तो यहाँ पर अगर इसमें भी चला जाता तो नॉट ओके, क्या नॉट ओके हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और याद होगा आपको यहाँ पर प्लग गेज की अगर जिक्र आ जाए तो प्लग गेज का जो है होल का व्यास मापते हैं, किसका, होल का व्यास मापा जाता है प्लग गेज के द्वारा, होल डाइड। ठीक है, अगर बात करते हैं तो स्नैप गेज की अगर बात करते हैं तो स्नैप गेज के द्वारा जो अपन मापते हैं तो शाफ्ट का व्यास मापते हैं, किसका, शाफ्ट का व्यास। अंतर यही है, उसमें होल का मापते हैं, इसमें शाफ्ट का मापते हैं, दोनों में गो और नॉट गो लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है। चलिए 56, फाइलिंग कार्य के दौरान कार्य वस्तु को वाइस में पर स्थापित करना चाहिए। फाइलिंग के दौरान वाइस में एल्बो लेवल पर, बिल्कुल एल्बो लेवल पर स्थापित करना चाहिए फाइलिंग कार्य के दौरान ना। कार्य वस्तु को मतलब यहाँ कार्य वस्तु को वाइस के तो वाइस पे स्थापित करना चाहिए, तो यहाँ पर एल्बो लेवल के स्थान पर, कहाँ पर, एल्बो लेवल जो होता है ना उसके स्थान पर इसको यहाँ पर स्थापित करना चाहिए, न कि नी पे भी अपन नहीं कर सकते, शोल्डर लेवल पे भी नहीं कर सकते, हेड लेवल पे भी नहीं कर सकते। तो यहाँ बिल्कुल आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, देखिएगा 54 है ना। इज ए नॉट ये गियर लुब्रिकेशन मेथड, मतलब इनमें से कौन सा गियर का लुब्रिकेशन मतलब सन है कि विधि नहीं है, कौन सी विधि इसमें गियर की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वीक फीड लुब्रिकेशन, तो कमज़ोर तो अपन लुब्रिकेशन कर ही नहीं सकते गियर में, है ना। स्प्रे भी कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना, स्प्रे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, और स्प्लैश भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, तेल या ग्रीस जो है अपन यहाँ ये लुब्रिकेशन कर सकते थे। तीनों बिल्कुल सही है, लेकिन वीक मतलब कमज़ोर वाला तो अपन यहाँ कर ही नहीं सकते ना, कमज़ोर वाला यहाँ पर कर ही नहीं सकते, इसलिए आपका आंसर बिल्कुल ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 58 है ना। यहाँ पर द्विपार्श्विकता सहिता मतलब टॉलरेंस बायलेटरल सिस्टम में, किसकी, बायलेटरल टॉलरेंस सिस्टम में टॉलरेंस को के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका मतलब टॉलरेंस की परिभाषा पूछ रहा है, और मैंने पहले बोला था कि हाई लिमिट और लो लिमिट का अंतर टॉलरेंस कहलाता है, और वही चीज़ इसमें ये लैंग्वेज में बना करके दे रहा। तो पहली कि यहाँ पर पहला परिभाषा कि दो अति अनुमेय आकारों जिनके बीच वास्तविक आकार निहित हैं, दो अनुमेय आकारों जिनके बीच वास्तविक आकार निहित है। देखिएगा यहाँ पर संभव ही नहीं कि वास्तविक आकार नहीं है, तो मतलब बेस की करा तो बेस नहीं है, तो बेस का तो सवाल नहीं उठता, तो यहाँ पर वो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है न्यूनतम सीमा और मूल आकार के, तो मूल आकार मान लीजिए किसी जो है टॉलरेंस जरूरी थोड़ी है कि मूल आकार और न्यूनतम सीमा, तो ये तो केवल जो है बायलैटरल होने का सवाल नहीं है, तो यूनिलेटरल है। ये कौन सी होगी, यूनिलेटरल टॉलरेंस होगी, कौन सी होगी, यूनिलेटरल। लेकिन ये पूछ रहा है बायलैटरल में अधिकतम सीमा एवं मूल आकार के में अंतर के, तो यहाँ पर भी ये जो है ये दोनों की दोनों यूनिलेटरल होगी, क्या होगी, यूनिलेटरल टॉलरेंस, एक तरफा, क्या बोलते हैं इसको, एक तरफा, है ना। तो ये दोनों ही आपकी सही, एक तो हाई वाली होगी और एक लो वाली होगी, बस ये अंतर है, पर है तो दोनों के दोनों एक तरफा ही। यहाँ एक टाइम में जो है ना हाई लिमिट ही दे रहे, एक टाइम लो ही दे रहे, तो एक टाइम तो अधिकतम दे रहे, एक टाइम न्यूनतम ही दे रहे, इसलिए ये तो आपके वन टाइम होगी। ठीक है, आकार की अनुमेय भिन्नता, तो जितना मूल आकार है इसका जो बेस है, मान लीजिए कोई जॉब है, ये जॉब है, राइट, इस जॉब को अपन यहाँ पर अधिकतम कितना दे सकते हैं, कितना, तो न्यूनतम कितना दे सकते हैं, कितना, तो ये चीज़ निर्धारित होती है, तो इसको बोलते हैं हाई लिमिट और लो लिमिट का अंतर है। और ये दोनों तरफ दी जा सकती है, प्लस में भी और माइनस में, तो यही तो आपकी क्या कहलाती है, बायलेटरल। तो वह टॉलरेंस जो कि प्लस में और माइनस में दोनों तरफ दी जा सकती हो, बायलेटरल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 59, वी बेल्ट का समाविष्ट एंगल कौन सा होता है। तो वी बेल्ट का 30 से लेकर के 60 डिग्री होता है, बिल्कुल वी आकार की जो बेल्ट होती है यहाँ पर इसका कोण होता है 30 से लेकर के 60, कितना, यहाँ पर 30 से लेकर के 60 ये आपका कोण होता है। याद रखना 90 डिग्री आपका सवाल नहीं उठता, क्योंकि 90 डिग्री जो है या तो अपना जो है ये ट्राई स्क्वायर का होता है या फिर अपना वी ब्लॉक का होता है, कितना, वी ब्लॉक का 60 भी रहता है वैसे, ये आपका वी ब्लॉक का हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 60 का भी होता, 90 का भी होता, ये वी ब्लॉक का आता। लेकिन यहाँ आपको पूछा गया है कि वी प्लेट, तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल सही है सर। ठीक है, जो कि आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
और लास्ट क्वेश्चन भी है इसका। तो लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 15-15 के ग्रुप में ही करा रहा हूँ आपको। तो वेल्डिंग करते समय व्यक्ति को का प्रयोग करना चाहिए, तो किसका प्रयोग करो, डार्क ग्लास शीट, बिल्कुल सही है, डार्क काला होना चाहिए, नहीं तो जो है ना आपके अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त और पराबैंगनी किरणें है ना, जो आपकी आंखों को ख़राब कर देगी। अतः जो है इंफ्रारेड जो है आपके, और अल्ट्रा वायलेट जो है वो आपको आंखों को ख़राब कर देगी। अतः ये डार्क शील्ड ज़रूर होना चाहिए, अन्यथा जो है आप वेल्डिंग नहीं करें। ध्यान रखें, धूप के चश्मे से ये काम नहीं करेगा, यहाँ तो धूप का ही काम करेगा, ये तो जनरली आप धूप में जा रहे हो तो उसके लिए काम आता है। मास्क आपके लिए कोरोना के लिए भी काम आता है, और धूप से बचाने के, इसके डस्ट से बचाने के लिए भी काम आता है। कोरोना और डस्ट से बचाने के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं। कैप की बात करते हैं, तो ये कैप आप जानते हो, तो कैप सामान्यतः डिजाइन के लिए होती है, और वे कैप जो आती है जिससे अपन हेलमेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलमेट। तो सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट लगाना चाहिए, ये कार्यशालाओं के नियम हैं, ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को इसको लाइक करने के लिए क्या बोलना, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। उम्मीद है आप मेरी बात को फॉलो करोगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजोगे, तो ये आपको हमेशा मिलता रहेगा। एक वीडियो और बचा है इसमें 5वें नंबर का, एक ही पेपर हुआ था आपका DMRC का फीटर ट्रेड का, जो कि मैं आपको यहाँ पर हल करा रहा हूँ, और ये क्लियर हो भी गया है। लास्ट ये 4थे नंबर का क्लियर हुआ, 5 और बाकी जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा, तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करोगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।